दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस केस की आपसे चर्चा कर रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे एक डिफेक्टिव सैंपल के कारण एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जा सकती है। आज चर्चा इसकी है। लेकिन साथ ही साथ डिफेक्टिव सैंपल्स को सही बताकर, रिश्वत लेकर, खराब माल को सही बताकर हजारों लोगों की मौत कैसे होती है, इस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए इस केस को समझना जरूरी है। दोस्तों, मुद्दा है तमिलनाडु के एक मर्डर केस का। मर्डर हुआ, रेप केस हुआ और वहां पे जो डीएनए सैंपल मिले उस आधार पे एक व्यक्ति को, जिसको मर्डर करते हुए किसी ने नहीं देखा था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डीएनए सैंपल के आधार पे ये कहा गया कि ये कातिल है और ट्रायल कोर्ट ने उसको सजाए मौत दे दी। उसको डेथ सेंटेंस हुआ। अपील हाई कोर्ट हुई। हाई कोर्ट की अपील में भी ये कहा गया कि साहब ये कातिल है, सजा मौत बरकरार रखी गई। अपील आई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि सर, जिस तरह से ये पूरी ट्रायल हुई है और जिस तरह से सैंपल में छेड़खानी हुई है, गलत व्यक्ति को आप सजा दे रहे हैं, इसका इसमें कोई दोष नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब डिटेल में देखा कि सैंपल्स के साथ क्या खिलवाड़ हुई या नहीं हुई, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि हमें डाउट है कि सैंपल्स को सही ढंग से रखा गया है या नहीं, हम इसलिए इस व्यक्ति की सजाए मौत माफ करते हैं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि एक सैंपल कितना महत्वपूर्ण होता है कि आपको मौत से जिंदगी दिला सकता है या जिंदगी से मौत दिला सकता है। यह है सैंपल की ताकत। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए सैंपल्स को कैसे प्रिजर्व रखा जाएगा, इसके ऊपर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने क्या कहा है, इसको हम जरा डिटेल में समझते हैं। इसीलिए ये पूरी जो 4 गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसकी मैं चर्चा आपसे करूंगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए दोस्तों कि जब हम सैंपलिंग की बात करते हैं तो हर सेक्टर में सैंपलिंग होती है। चाहे फूड की सैंपलिंग हो, फर्टिलाइजर की हो, पेस्टिसाइड्स की हो, ड्रग्स की हो, दवाइयों की हो, और जितने भी प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स हो, सबकी सैंपलिंग होती है। और वहां पे खराब सैंपल को रिश्वत लेके सही बता दिया जाता है और हजारों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन उस पे कोई गाइडलाइन नहीं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे और दुनिया के कई देशों में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एडल्ट्रेशन और करप्शन है, जो समाज को बीमार रखता है लगातार, उस पे ना सरकारें जाग रही हैं, ना कोर्ट, और ना ही कोई सख्त दिशा निर्देश है। इसीलिए आज मैं जो चर्चा आपसे करने वाला हूं वो ये कि जब डीएनए सैंपल के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए तो ये बाकी सेक्टर्स में क्यों नहीं लागू होने चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर आप तय करिएगा कि क्या हम सुरक्षित हैं। ठीक है, आपको सजाए मौत नहीं मिल रही, लेकिन आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर जो आपके खाने के माध्यम, जो खेतों के माध्यम से आप तक आ रहा है, एंटीबायोटिक्स हैं, दवाइयां हैं, क्या ये सब सुरक्षित हैं? अगर ये सब अच्छे और सुरक्षित होते तो हॉस्पिटलों में इतनी लंबी लाइनें नहीं लगती। ये भी आपको समझना होगा। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा डीएनए सैंपल्स के लिए, वो क्या कहा। DNA evidence which is prone to dilution, the judgment authored by Justice Carroll issued the following directives. तो उन्होंने क्या डायरेक्टिव दिए? The collection of DNA samples once made after due care and compliance of all necessary procedures, including swift and appropriate packaging, including FIR number and date, section and the statute involved therein, details of investigating officer and police station, and requisite serial number shall be duly documented. आपने सैंपल लिया, किस धारा में लिया, किस सेक्शन में लिया, किस तारीख को लिया, किस एफआईआर के तहत लिया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था, पुलिस स्टेशन कौन था, सारी चीजें और सैंपल का सीरियल नंबर आपको लिखना होगा। The document recording the collection shall have the signature and designation of the medical प्रोफेशनल प्रेजेंट। अब सैंपल किसने लिया? पुलिस वाले को तो डीएनए सैंपल आता नहीं, तो वहां पे जो मेडिकल प्रोफेशनल आया, उसने जो सैंपल लिए, उसके सिग्नेचर होंगे, उसका डेजिग्नेशन होगा, उसका नाम लिखा जाएगा।
और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो विटनेस होगा, और वहां पे इंडिपेंडेंट विटनेस जो आसपास लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, जो भी होगा, उनको एज ए इंडिपेंडेंट विटनेस बना के उससे साइन लेना जरूरी है। Here only we may clarify that absence of independent witnesses, अगर कोई साइन करने को तैयार नहीं है एज ए विटनेस, shall not be compromising to the collection of such evidence। अगर आपको कोई थर्ड पार्टी एविडेंस नहीं मिलता, इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं मिलता, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैंने सैंपल नहीं लिया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और जो मेडिकल प्रोफेशनल है, इनको तो साइन करने ही पड़ेंगे। कोशिश करनी चाहिए कि एक विटनेस को आप जरूर साइन कराएं, एंड इवेंचुअली इनेबिलिटी डू सो शैल ड्यूली पुट ऑन रिकॉर्ड। और अगर आप किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के सिग्नेचर नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने किससे बात करी और उन्होंने क्यों मना कर दिया साइन करने के लिए। नहीं तो पुलिस तो बड़े आसानी से कह सकती है ना कि सामने में पूछा था, किसी ने साइन नहीं किए। आप उस पर लिखिए कौन लोग आसपास थे, क्यों उन्होंने साइन नहीं किए, किस बात से वो डर रहे थे, ताकि पता तो रहे कि क्या पुलिस ने धमकाया या कोई और कारण था। दूसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीएनए एविडेंस टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन और द हॉस्पिटल कंसर्न। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि वो सैंपल सही तरीके से पुलिस स्टेशन जाए या हॉस्पिटल, जहां पे भी उसको भेजना है। He shall be responsible for ensuring that samples are taken reach the concerned forensic laboratory with dispatch, and in case not later than 48 hours from the time of collection। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि सैंपल सही पहुंचे और 48 घंटे के अंदर अंदर फॉरेंसिक लैब, जहां उसकी फर्दर जांच होनी है, वहां पहुंच जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने सैंपल रख लिया और सैंपल पड़ा है महीने भर तक पुलिस स्टेशन में, अचानक आपको याद आया कि कोर्ट हियरिंग है, उसका सैंपल करवा लो। दोस्तों, सैंपल वक्त के साथ खराब हो जाते हैं, उनके एविडेंस, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। हर सैंपल का एक सैंपलिंग तरीका है, उसका स्टोरेज तरीका है। ये गाइडलाइंस दी हुई हैं, ये बीआईएस की भी गाइडलाइंस हैं, ये बाकी हर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है। लेकिन अगर आप देखेंगे कोर्ट्स में दोस्तों, ज्यादातर फूड इंस्पेक्टर्स या ड्रग इंस्पेक्टर्स के केस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि जो अपोजिट वकील है वो हमेशा यही क्वेश्चन कर देता है कि सब सैंपलिंग ही डिफेक्टिव थी, और कोर्ट को मानना पड़ता है। कभी कभार वो डिफेक्टिव सैंपलिंग जानबूझ के की जाती है, क्या, ताकि वहां पे हमने अगर सैंपलिंग कर भी ली खाना पूरी के लिए, रिश्वत दे के उस सैंपलिंग को टेम्परिंग किया जाता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसकी सील, बहुत कुछ टेम्परिंग होती है। और जब वो विटनेस कोर्ट में आता है तो कोर्ट कहता है बिल्कुल सैंपल जो प्रोडक्ट है वो टेम्पर्ड है, हम इस पे कोई सजा नहीं दे सकते, और जो अपराधी है वो छूट जाता है। और ये सब काम रिश्वत दे के एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। जो फूड इंडस्ट्री में है, जो इस सेक्टर को जानते हैं, उनको बहुत पता है। सरकार चाहे डिनाई करती रहे कि नहीं सब कुछ अच्छा है, कंसर्न अथॉरिटीज बोलती रहे कि नहीं सब ठीक चल रहा है, कहीं पे भी अगर ठीक नहीं है, और अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में हॉस्पिटलों में लाइनें नहीं लगी होती। 80% जो बीमारियां हैं वो खराब खाने और खराब पानी से होती। किसान सिर पकड़ के नहीं बैठा होता कि दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, बीज काम नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइजर काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो सब डुप्लीकेट है। और ये आप इंडस्ट्री से पूछिए, खुल के वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुड एनी एक्सटर्नेसियस सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट इटसेल्फ एंड द 48-hour टाइमलाइन कैन नॉट बी कंप्लाइड विद द रीजन फॉर डिले शैल बी ड्यूली रिकॉर्डेड इन द केस डायरी। अगर किसी कारण से 48 घंटे में सैंपल फॉरेंसिक लैब नहीं पहुंचता है, 2, 4, 5, 10, 15 घंटे जो भी डिले होता है, आप उसमें लिखेंगे कि डिले क्यों हुआ। इसका मतलब जो इंस्पेक्टर है उसकी अकाउंटेबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि वो सैंपल अपने पास रख के और रिश्वत नेगोशिएट करने में उसको टाइम लग रहा है, या रिश्वत कलेक्ट करने में टाइम लग रहा है। ये भी होता है। जो लोग इंडस्ट्री में वो सब जानते हैं कैसे खेल खेले जाते हैं। Throughout, the requisite efforts be made to preserve the samples as per the requirement corresponding to the nature of the samples taken। और सैंपल को कैसे रखा जाएगा, उसका रखरखाव जरूरी है। कोल्ड स्टोर में रहेगा, डीप फ्रीजर में रहेगा, कहाँ रहेगा, ये सब गाइडलाइंस है हाउ टू प्रिजर्व सैंपल्स। अगर आप उसको सैंपल को उस हिसाब से नहीं रखते हैं
ये जानबूझ के सैंपल को डिस्टॉर्ट करने का तरीका होता है ताकि अपराधी बच जाए। इस बात को आप समझिए। और यही कारण है कि सैंपल को सील होने के बाद भी आप खराब कैसे कर सकते हैं कि आप उसका स्टोरेज ढंग से ना करें और सैंपल खराब हो जाते हैं। तीसरी गाइडलाइन, इन द टाइम दैट डीएनए सैंपल्स आर स्टोर्ड पेंडिंग ट्रायल अपील एटसेट्रा, नो पैकेज शैल बी ओपन्ड, अल्टर्ड और रीसील्ड विदाउट एक्सप्रेस ऑथराइजेशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट acting upon a statement of a duly qualified and experienced medical professional to the effect that same shall not have a negative impact on the sanctity of the evidence। इसका मतलब कि अगर किसी कारण से आपको वो सैंपल को प्रिजर्व करना है और लंबे समय तक करना है, आप उसकी पैकिंग को नहीं खोलेंगे, उसमें से कुछ बदलाव नहीं करेंगे कोर्ट की परमिशन के बगैर। यह नहीं कि सर हमने तो खोल के देख लिया था कि वो ठीक है या नहीं है, यह आपको आदेश नहीं है। एक बार जब सैंपल सील हो गया तो वो खुलेगा कोर्ट के आदेश में, और कोर्ट भी आदेश जो देगा वो देगा टेक्निकल एक्सपर्टाइज की गाइडेंस के बेस पे। यहाँ पे जैसे डीएनए का सैंपल था तो मेडिकल प्रोफेशनल, ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सैंपल से छेड़खानी ना कर पाए। लेकिन क्या ये गाइडलाइंस बाकी क्षेत्रों में है? नहीं है, इसीलिए वहां लगातार छेड़खानी होती रहती है। And with the court being assured that such a step is necessary for proper and just outcome of the investigation and trial। और कोर्ट ये कब आदेश देगा? जब उनको लगेगा कि ये न्याय के लिए जरूरी है। चौथी गाइडलाइन दोस्तों, राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कलेक्शन टू द लॉजिकल एंड, मतलब जहां क्राइम हुआ वहां से लेकर फाइनल कोर्ट हियरिंग तक जो भी प्रोसेस है, conviction or acquittal of accused, a chain of custody register shall be maintained wherein each and every movement of the evidence shall be recorded with countersign at each end thereof, stating also the reason thereof। जहां जहां पे भी सैंपल स्टोर किया गया, जिस जिस व्यक्ति ने सैंपल को हैंडल किया, उसका एक चेन ऑफ रजिस्टर होना चाहिए जिसको बोला जाता है ट्रेसेबिलिटी। अब तो सॉफ्टवेयर है, आपको रजिस्टर की जरूरत ही नहीं, आप क्यूआर कोड कर आप ब्लॉकचेन भी बना सकते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से सब कुछ आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट करना नहीं चाहते, बड़ा आसान बहाना है, रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, बिजली नहीं है, ये सब बहाने हैं अकाउंटेबिलिटी से बचने के। क्योंकि सबके मोबाइल चलते हैं, सब अपने घरों में बात कर सकते हैं, सब काम होता है, सिर्फ जहां अकाउंटेबिलिटी है, जहां सरकारी काम है, बस वही नहीं होता। जो जरूरी काम है समाज के लिए, बस वही काम नहीं होता। पर्सनल काम सारे इंस्पेक्टर्स के और सारे ऑफिसर्स के हमेशा टाइम पे होते हैं। ये सिर्फ समस्याएं आती हैं रिसोर्सेज की और टाइम की, जब सरकारी काम या जनता के लिए काम करना होता है। आप इस बात को नोट करिएगा। The chain of custody register shall necessarily be appended to the part of trial court record। अब ये जो रिकॉर्ड है कि सैंपल कहाँ गया, कैसे गया, किसने रखा, कब रखा, किस टेम्परेचर पे रखा, ये ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड आपको ट्रायल कोर्ट की फाइल में लगाना होगा, क्योंकि उसी के आधार पे तो आप सैंपल है, आपने सैंपल लिया, पेरिशेबल सैंपल है, आपको फ्रिज में रखना था, आपने रूम टेम्परेचर पे रख दी, 10 दिन पड़ा रहा, सैंपल तो सड़ गया, उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं। तो कोर्ट फिर ये भी देखेगा। फेलियर टू मेंटेन द सेम शैल रेंडर द आईओ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लेनिंग सच लैप्सेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था। यहां पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अकाउंटेबल बनाया गया है कि आपने जानबूझ के छेड़खानी करी या लैप्सेस किए, इसीलिए सैंपल खराब हो गया। अगर आपने ईमानदारी से सही काम किया होता तो सैंपल की इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं आता। इसका मतलब चाहे आप उसको इग्नोरेंस बोले, चाहे आप उसको करप्शन बोले, दोनों एक ही बात है। अकाउंटेबिलिटी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की होगी। द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ ऑल द स्टेट शैल प्रिपेयर सैंपल फॉर्म ऑफ ए चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टेड अबव, एंश्योर इट्स डिस्पैच टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स विद नेसेसरी इंस्ट्रक्शन एज मे बी रिक्वायर्ड। तो उन्होंने पूरे राज्यों के डीजीपीज को बोला है कि आप ये गाइडलाइंस बनाइए और अपने हर पुलिस थाने और हर डिस्ट्रिक्ट में भेजिए। ये है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि जब फूड के सैंपल्स हैं,
दवाइयों के सैंपल हैं, पेस्टिसाइड्स के हैं, फर्टिलाइजर के हैं, बीजों के हैं। रोज हजारों लोग बीमार पड़ते हैं गलत खाना खा के। फूड इंस्पेक्टर्स को सब पता है क्योंकि उनके पास पूरी पावर है सैंपलिंग की। सरकार के डिपार्टमेंट के पास पूरी तरह से लेबोरेटरीज हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस बाकी सेक्टर्स पे क्यों नहीं जारी करी? ठीक है, ये मैं मानता हूं कि मुद्दा इस समय डीएनए सैंपल का था, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की गाइडलाइंस सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सारे कंज्यूमेबल्स पे नहीं लगानी चाहिए कि सैंपल इंटीग्रिटी मैंडेटरी हो और कंसर्न ऑफिसर या इंस्पेक्टर को अकाउंटेबल बनाया जाए? और कब सैंपल आया, कब गया, कौन सा टेस्ट हुआ, क्या ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट होके इंटरनेट पे नहीं हो सकती? सवाल ये है कि क्या डिपार्टमेंट करना चाहेंगे? मैंने एक बार जब इस सवाल को उठाया था एफएसएसएआई के सीईओ के साथ एक कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जवाब पता है क्या था दोस्तों? कि दिस इज टू मच ट्रांसपेरेंसी। वो ट्रांसपेरेंसी से घबराते हैं कि हम इतनी ट्रांसपेरेंसी कर देंगे तो हमें इतने कोर्ट्स में जाके जवाब देना पड़ेगा। वो अपनी परेशानी से बचने के लिए जनता की जिंदगी से खेलने को तैयार हैं। ये है हमारा एफएसएसएआई डिपार्टमेंट। उनको अपनी कंफर्ट ज्यादा जरूरी है। उनको देश की जनता बीमार है, मर रही है, किसान मर रहा है, इससे उनको कोई लेना देना। बस उनकी कुर्सी बची रहे, उनको जाके जवाब ना देना पड़े, टाइमली रिटायर हो जाए, पेंशन चलती रहे। जनता का क्या होगा, देश का क्या होगा? आप मेक इन इंडिया करते रहिए, हम एक्सपोर्ट हब बनेंगे, आप ये सब बोलते रहिए। जब तक आपके देश में सैंपल ही क्वेश्चन मार्क हैं तो आप कैसे मेक इन इंडिया करेंगे? और यही कारण है कि जब भारत से सैंपल प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट होते हैं, यहां से वही सैंपल अप्रूव होता है, पास होता है रिश्वत देके। लेकिन जब वो प्रोडक्ट विदेश की धरती पे पहुंचता है, वहां रिजेक्ट हो जाता है ये कह के कि ये प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो सर्टिफिकेट हो रहे हैं या जो टेस्टिंग हो रही है, उन पे सवालिया निशान, उनकी इंटीग्रिटी क्वेश्चन पे है। और जब विदेश में इतनी स्क्रूटनी के बाद भी जब डिफेक्टिव सैंपल चले जाते हैं, तो दोस्तों आप सोचिए कि आप और हम क्या खा रहे हो, ये देश क्या खा रहा होगा। इसीलिए जब आप हॉस्पिटलों में लंबी लाइनें देखें तो समझ जाइएगा कि किस डिपार्टमेंट की फेलियर है। जब लोग हॉस्पिटल में लंबे समय तक बीमार रहते हैं और ठीक नहीं होते हैं, तो समझ जाइएगा कि ये डुप्लीकेट दवाइयां किस डिपार्टमेंट की देन है। अगर कि किसान की फसल पे कीड़ा नहीं मरता है, उसकी फसल की पैदावार ठीक नहीं होती है, तो समझ जाइएगा कि ये किस डिपार्टमेंट की नाकामी का असर है, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे सीड है, चाहे फर्टिलाइजर। समस्या गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए के लिए गाइडलाइन बनाई, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, क्योंकि हम जिंदगी और मौत का सवाल था। लेकिन हजारों मौतें रोज हो रही हैं और कोई क्रिमिनल पकड़ा नहीं जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं देखना चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत में इस समस्या का समाधान जरूरी है या नहीं? आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हमें सपोर्ट भी करिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।